15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ। उस वक्त देश के सामने कई मसले थे। मुल्क के अवाम के लिए गेहूं भी वाफिर मिकदार में ना होने की वजह से दूसरे ममालिक से गेहूं खरीदने की जरूरत पड़ती थी। डिमांड और सप्लाई में फर्क था, जिसकी वजह से जरूरी अशिया की जमाखोरी और काला बाजारी होती थी। इस मसले पर आजाद भारत की हुकूमत ने संजीदगी से गौर करने के बाद 1955 में एसेंशियल कमोडिटीज कानून मंजूर किया, जिसके तहत कुछ चीजों को जरूरी अशिया की फहरिस्त में शामिल किया गया और इनकी जमाखोरी व काला बाजारी करने वालों के खिलाफ सजा और जुर्माने का इंतजाम किया गया। कानून के तहत मरकजी हुकूमत वक्तन फवक्तन ये तय करेगी कि एसेंशियल कमोडिटीज क्या होंगी। कानून बनाते वक्त ड्रग्स, फूड स्टफ्स, फर्टिलाइजर्स, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, कॉटन, रो जूट और बीज इसमें शामिल किए गए थे। सन 2020 में इस कानून में तरमीम करके कुछ चीजों को एसेंशियल कमोडिटीज की फहरिस्त से बाहर किया गया, लेकिन किसी मुश्किल सूरत हाल में कोई भी जरूरी अशिया एसेंशियल कमोडिटीज में शामिल की जा सकती है। मिसाल के तौर पर कोरोना की वबा के दौरान फेस मास्क और हैंड सैनिटाइजर को एसेंशियल कमोडिटीज करार देकर इसकी कालाबाजारी पर लगाम लगाई गई। नाज़रीन आदाब, इस्तकबाल है आपका हमारी इस खास पेशकश में, जिसका नाम है अपना मुल्क अपना आइन, और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद नौमान। रोटी, कपड़ा और मकान ये इंसान की बुनियादी ज़रूरत है, और इसके बाद कुछ और आवश्यक वस्तुएं होती हैं जिन्हें एसेंशियल कमोडिटीज़ कहा जाता है। अगर इनकी कालाबाजारी हो, अगर इनकी जमाखोरी हो, तो इसका सीधा असर हमारी ज़िंदगी पर पड़ता है। इसीलिए इन पर कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी होता है। आज की इस पेशकश में हम बात करेंगे एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट 1955 की। आखिर क्या है ये कानून और किस तरह और कब इसकी मुल्क में ज़रूरत महसूस की गई और आज भी इसकी कितनी अहमियत है। इस अहम मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील एडवोकेट सौरभ अरोड़ा साहब। आपका आज की इस पेशकश में बहुत बहुत इस्तकबाल है। सौरभ जी, जब हम बात करते हैं एसेंशियल कमोडिटीज़ की, आखिर क्या है एसेंशियल कमोडिटीज़, और जब इस एक्ट की ज़रूरत की बात करते हैं तो आज़ादी के बाद हमें 10 साल भी नहीं हुए, अगर हम 1955 की बात करते हैं, तो आज़ादी के इतने कम अरसे में इस एक्ट की ज़रूरत क्यों महसूस की गई? एक्चुअली जनरली ये शुरुआत हुई थी वर्ल्ड वार 2 के बाद, जो 1939 से 45 तक रहा। उसके बाद पूरे देश ने वर्ल्ड को ज़रूरत पड़ी कि कुछ कमोडिटीज़ है उसको बचा के रखना चाहिए। अगर ये ज़्यादा अगर इसकी जमाखोरी शुरू होगी तो हर एक कंट्री को, देश को नुकसान होगा। तो थर्ड कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ही यही थी हमारे देश की कि उन्हें एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट 1955 लाया गया। इससे पहले भी 1949 में ही एक डिज़ाइन एक्ट आया था, इसी को बेस में रख के नाम बदला था बाद में, और 1955 के आसपास 55 में ही उन्हें इसको रिप्लेस करके रीनेम किया, जिससे एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट 1955 रखा गया। जिससे ये था, इनका मेन पर्पज़ ये था कि गवर्नमेंट के पास ये सारी पावर हो, जिससे पैदावार, कल्टीवेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, सप्लाई इन्हीं के हिसाब से हो, ताकि देश में हर एक चीज़ हर एक मात्रा में आई जाए, किसी की स्कैर्सिटी ना हो। उस वक्त एक बड़ा मसला था, एक नया देश, मतलब हम आज़ाद हुए, और पैदावार की अगर बात करें तो इतनी ज़्यादा पैदावार नहीं थी, और अगर उस वक्त जमाखोरी हो जाती और काला बाजारी होती तो उसका एक व्यापक एक असर पड़ता, और इम्पोर्ट भी था हमारे सामने, क्योंकि हमें बहुत सारी चीज़ें इम्पोर्ट करनी पड़ती थी। अगर हम इसमें एसेंशियल कमोडिटीज़ की बात करें तो वो कौन कौन सी चीज़ें आती हैं इसके अंदर जिनको इसमें रखा गया? जैसे कि ना शेड्यूल 1 है एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट का, उसमें 8 चीज़ें हैं। पहले ये 7 थी, जिसमें फर्टिलाइज़र, जूट, सीड्स, पेट्रोलियम, जो सारे प्रोडक्ट्स हैं, जो बेसिक चीज़ है हमारे देश की। 8वीं अभी आपने देखा हुआ कोरोना टाइम में कितनी देश को दिक्कतों से हम गुजरे हैं, उसमें भी 8वां जो था इसका आइटम, वो उन्होंने सैनिटाइज़र और मास्क रखा गया, क्योंकि इतनी दिक्कत हो चुकी थी इसकी, काला बाज़ारी इतनी हो रही थी मास्क और सैनिटाइज़र की, लोग स्टोर कर रहे थे और ज़्यादा कीमत पे बेच रहे थे। फिर उस दौरान जब हम वहाँ से निकले कोरोना टाइम से, आज के टाइम में 8वां इन्होंने एक है, इसमें एक और एक चीज़ थी, सीड है, सीड के नाम से उन्होंने एक और उसको भी ऐड किया गया है, ताकि उसकी भी स्कैर्सिटी ना हो, तो उसको इसमें डाला गया है। ये सारे प्रावधान सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही है। अगर कानून क्या कहता है, अगर इसमें जमाखोरी कहीं होती है या काला बाजारी कहीं होती है, तो ये कानून जो बनाया गया था इसके तहत क्या कार्रवाई है, क्या कहता है कानून?
कानून इसमें सेक्शन 7 है जिसमें पेनल्टीज़ लगती है, जिससे 6 महीने से लेके 7 साल तक की सज़ा है। उसमें वेरिएशन दे रखे है किस क्लॉज में, किस केस में कहाँ ये फॉल करेगा मैटर। और बाय एक एक्ट आया था ध्रुव शर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, उसमें कोर्ट ने ये बताया था कि किस कोर्ट में ये जाएगा। तो वहाँ उन्होंने ये डिसाइड किया कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो है, एमएम जैसे बोलते हैं हम दिल्ली में, उनके पास ये पावर है, ये पहले केस उनके पास ही जाएगा, वही सुनवाई होगी और वही इसको टेकअप करेंगे। ये मुद्दा लेकर के कौन जाएगा? क्या जनता लेकर के जाएगी इस मुद्दे को, या कोर्ट जो है वो खुद ही इसके अंदर दखल अंदाजी कर सकता है, या फिर सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है? किस तरह से जाए? इसमें इन्होंने एक ऑफिसर बना रखा है, इट शुड बी नॉट बिलो द रैंक ऑफ इंस्पेक्टर, प्रोविज़न दे रखा है एक्ट के अंदर। उनको ये काम सौंपा हुआ है कि जहाँ जहाँ ऐसी काला बाजारी हो वो आप सैंपल इकट्ठे कर सकते हैं और उनके ऊपर आप केस बना सकते हैं। जैसे एक केस आया था अभी 2023 का ही है, उसमें ये कहा था कोर्ट ने, अवतार सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, 2023 मार्च में था, जस्टिस बिंदल साहब ने अपीयर किया था इसमें। तो उस केस में यही कहा गया था कि अगर जैसे उसमें सिलेंडर की बड़ी वो हो गई थी जमाखोरी, लोगों ने सिलेंडर 95 से केस चल रहा था, सिलेंडर की जमाखोरी में उनके ऊपर फिर केस किया गया। उसमें सब इंस्पेक्टर ने इनके सैंपल लिए गए, क्योंकि इसमें इतनी बारीकियाँ होती है कि आपको एक एक चीज़ देखनी पड़ती है। तो सब इंस्पेक्टर ने सैंपल लिए गए, ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट ने अपहेल्ड किया कि ये इन्होंने जमाखोरी की थी, इनको गिल्टी पनिश किया जाता है। पर जब ये मैटर सुप्रीम कोर्ट में आता है तो ये कंटेंशन ये ली गई वकील साहब से कि यहाँ जो लिमिट जो जूनियर मोस्ट है वो इंस्पेक्टर बताया गया, उसको वही एक्शन ले सकता है। बट आपके केस में सब इंस्पेक्टर लिया तो वो बिलो रैंक है, तो उन्होंने गलत वो जो प्रोविज़न है वो पूरा नहीं कर पाए, उस बेसिस पे उसने उनको एक्विट कर दिया गया। तो इस केस में हर एक बारीकियाँ भी देखनी पड़ती है कि किसके पास क्या पावर है, उससे नीचे लोगे तो फिर आपको आगे खामियाजा बना पड़ेगा। यानी कि जो अधिकारी हैं उसके ऊपर भी एक जिम्मेदारी है कि कौन अधिकारी जो है वो एक्शन लेगा और कौन नहीं ले सकता है। कोर्ट्स के अंदर जब मसले जाते हैं, आप पेशे से वकील हैं, आपके सामने में कुछ ऐसे केसेस भी मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जहाँ कोर्ट ने कुछ अहम फैसले इस संदर्भ में दिए हों, जहाँ हम इस एक्ट की बात करते हैं। जैसे कि 2003 में एक एमडी हैरिसन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का मैटर आया था सुप्रीम कोर्ट के सामने। उसमें मुद्दा था कि चाय वो खाद्य पदार्थ है क्या नहीं, टी जो हम आज पर पीते हैं। तो उस पे सुप्रीम कोर्ट ने ये हेल्ड किया कि चाय इसमें नहीं आता। आप चाय को फूड नहीं कह सकते कि आपने खाना खाया तो आपने चाय पिया तो खाना खाना नहीं हो सकता, चाय पीना अलग चीज़ माना जाता है। तो उस वजह से वो जो शेड्यूल का 8 आइटम है उसमें चाय को नहीं रखा गया। तो ये एक मुद्दा नया आया था। तो इस पे जिस हिसाब से वो टाइम टू टाइम चेंज होता है, जिस हिसाब से हमारे देश में जिस चीज़ की बहुत ज़रूरत होती है उसी को ही इस शेड्यूल में रखा जाता है। और इसका टाइम पीरियड भी 6 मंथ्स का होता है। 6 मंथ्स के बाद आप इसको रिन्यू करते हैं और फिर सोचते हैं कि आगे इसको रखना है नहीं रखना। तो हर 6 महीने के बाद 6 महीने के क्या ये जो चीज़ें उस वक्त में 1955 में एसेंशियल कमोडिटीज़ डिक्लेयर की गई या उसमें शामिल की गई, क्या वो 6 महीने के बाद वो ख़त्म हो जाती हैं? 6 महीने के बाद सरकार एक बार फिर से इस पर रिन्यू करती है, देखती है कि इसको आगे रखना है कि नहीं रखना, देश में क्या पोजीशन है उस चीज़ की, क्या उसकी स्कैर्सिटी है क्या नहीं है, उसकी मात्रा ठीक है, देश में सबके पास ठीक पहुँच रहा है, उस हिसाब से वो उसको रिफॉर्म करती है। अभी जो अमेंडमेंट्स आया, जो हम 2020 की बात करते हाँ जी, हैं, हाँ जी। वो अमेंडमेंट क्या था और क्यों उसकी ज़रूरत महसूस की गई देश में? क्योंकि कानून तो 1955 में बन ही गया था। 2020 में क्या कुछ अहम फैसला था? 2020 में एक नया अमेंडमेंट लाई थी सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अमेंडमेंट लाई थी। उसमें 4-5 चीज़ें जैसे कि प्याज, टोमेटो, सीरियल्स, पल्सेस और कुछ ऐसी और चीज़ें, उनको उन्होंने कहा था कि ये इस शेड्यूल में एसेंशियल कमोडिटीज़ में नहीं आता। क्योंकि सरकार ने सोचा एक तो फार्मर्स का भी उनको देखना था कि इसकी पैदावार देश में ठीक है और इसका जमाखोरी भी हो जाएगी तो देश को इतना दिक्कत नहीं आएगी। तो उसमें ये 4-5 चीज़ों को उस एसेंशियल कमोडिटी से बाहर कर दिया गया और इसको डी नोटिफाई किया गया। 5 जून 2020 में ये सारी अमेंडमेंट नहीं आई थी। तो लेटेस्ट अमेंडमेंट यही है हमारे देश में। लेटेस्ट अमेंडमेंट यही है, लेकिन अगर उसको डी नोटिफाई कर दिया गया तो क्या अब उन चीज़ों की उनको जमा किया जा सकता है? अभी ऐसे डी नोटिफाई करने का मतलब मैं जानना चाहता हूँ कि उसका मतलब उसकी जमाखोरी की इजाज़त हो गई क्या? उसमें कहने का मतलब यह है कि सरकार को ये पता है कि हमारे देश में इस चीज़ की पैदावार काफ़ी है, कि अगर आप प्याज, टमाटर, इसके अगर भाव भी बढ़ जाएंगे, हमारे देश में पैदावार काफ़ी है, तो हर इंसान को ठीक तरह पहुंच जाएगा। बट साथ साथ एक क्लॉज उन्होंने कहा था, अंडर एक्सट्रीम सर्कमस्टांसेस। तो जब नोटिफिकेशन को डी नोटिफाई किया तो उस पर लिखा गया कि अगर सरकार को ये लगा कि इसके प्राइस बहुत ज़्यादा हाई छू रहे हैं या कोई वार का ऐसा कोई टाइम आ गया या कोई नेचुरल कैलेमिटी आ गई,
तो आप इसको वापस नोटिफाई कर देंगे। वो टाइम तभी वो कह रहे हैं कि 6 महीने के लिए इसलिए रखा गया कि अभी हमें फ़िलहाल हमारे देश में इन चीज़ की ज़्यादा सिक्योर करने की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत नहीं है। दूसरा ये है कि हमारे पास अब पैदावार बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। जी। किसी वक्त में हम गेहूं भी इंपोर्ट करते थे। बिल्कुल। आज जो है हम लोग इतने खुद कफील हो गए हैं कि हम जो है पैदावार का एक हिस्सा जो है वो देते भी हैं जहाँ ज़रूरत पड़ती है। बात तो एक तो वो चीज़ थी। दूसरा ये था कुछ प्राइवेट प्लेयर्स जो थे वो भी मैदान में आ सकते थे स्टोर्स करने के लिए, और जैसे आपने कहा कि 6 महीने के अंदर अंदर उसको रिव्यू कर दिया जाता है और जहाँ ज़रूरत महसूस होती है वहाँ पर उसको शामिल भी कर लिया जाएगा उन चीज़ों को। इसके अलावा और भी बहुत सारे सवाल हैं, उनको भी जानने की कोशिश करते हैं कि स्टूडेंट्स के क्या सवाल हैं इस कानून से मुताल्लिक, और फिर उनके जवाब हम लेने की कोशिश करेंगे। सौरभ सर, मेरा पहला प्रश्न आपके लिए है। 2019 में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आया और 1955 का जो हमारा इसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट है उसका अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस आया 2019 में और 20 में इट वाज प्लान्ड टू बी वर्कड आउट। इसके साथ ही फार्म रिफॉर्म बिल्स भी आए। सारा कुछ कंज्यूमर के इंटरेस्ट में था। एक नॉर्मल कंज्यूमर, एक नॉर्मल एग्रीकल्चरिस्ट समझ ही नहीं पाया कौन सा बिल, कौन सा ऑर्डिनेंस, कौन सा एक्ट उसके हित में है, अनहित में है। सर, आपका पर्सपेक्टिव जानना चाहती हूँ regarding how do we connect Consumer Protection Act of 2019, Essential Commodities Act of 1955 and also with the Ordinance Bill 2019 and the Amendment Act in 2020. कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट और ये जो एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट है, बिल्कुल सच बात है कि ये सारा एक फार्मर्स के लिए, लेमैन के लिए रखा गया था। और जैसे एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट है, इसमें जैसे मैंने आपको बताया जो 2020 का जो इनका अमेंडमेंट था, उसमें वो जो दालें, वो प्याज, वो टमाटर जो हर किसी के लिए बड़ा ज़रूरी है, उसको उन्होंने डी नोटिफाई किया है बाहर के, ताकि लोग आराम से उसको यूज़ कर सके, खुला कर सके, खुला उसको यूज़ कर सके और स्टोर भी कर सके। तो इसमें सबसे बड़ा बेनिफिट नीचे तबके के जो मिडिल क्लास लोग हैं उनके लिए है, ताकि उनको दिक्कत नहीं आई। अगर स्टोरेज होगा तो इसकी MRP बढ़ेगी। जैसे आजकल में टमाटर के भाव बहुत बढ़ गया है, 100 रुपये किलो चल रहा है, तो कल को अगर ये और बढ़ेगा तो हो सकता है इसको भी इसमें डाल दिया जाए, बट अभी वो पोजीशन नहीं आई है। 2021 में इवन अरहर की दाल को भी सरकार ने इसी में डालने को कहा था, रिकमेंडेशन किया था कि इसको शेड्यूल में डाल दो कि इसके प्राइस बहुत ज़्यादा हाइक हो गया है। सिमिलरली कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट भी है, वो भी सारा ही इनके लिए जो टाइम टू टाइम हमारे को फील होता है हमारी देश में कि क्या क्या चेंजेस लाने चाहिए, उस हिसाब से सरकार सारा करती है। तो उस वे से ये बेसिकली एसेंशियल कमोडिटीज है जिसकी आज हम बात कर रहे हैं, ये एब्सोल्युटली जो नीचे तबके के लोग हैं, मिडिल क्लास है, फार्मर्स को बहुत कन्वीनियंटली उनको लगेगा। देखा जाए तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन की जब हम बात करते हैं तो वहाँ वो क्या चीज़ खरीद रहा है, क्या सेवा ले रहा है, वहाँ तक होती है। और जब हम एसेंशियल कमोडिटीज़ की बात करते हैं तो इसके अंदर एक मास लेवल का मसला आ जाता है, जहाँ हम देश की एक जनता को प्रभावित करने वाली जो चीज़ें होती हैं, जिनका असर सीधा जनता पर पड़ेगा, उसकी जमाखोरी का, उसकी कालाबाजारी का, तो वहाँ पर एक बाकायदा कानून बना करके कोशिश की गई कि कहीं से कहीं तक जनता के अंदर बेचैनी पैदा ना हो और जो आवश्यक वस्तुएँ हैं वो उन तक उसी प्रवाह के साथ पहुंचती रहें। अगले सवाल की तरफ बढ़ें। नमस्कार सर, मेरा प्रश्न आपसे यह है कि एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट 1955 में पेट्रोलियम और पेट्रोलियम बेस्ड प्रोडक्ट जो उस समय डाले गए थे, उन्हें आज तक क्यों रखा गया, उन्हें हटाया क्यों नहीं गया? आप जानते हैं जो पेट्रोलियम पदार्थ है ना, वो बहुत ही ज़्यादा प्रीशियस है। वो चीज़ पूरे वर्ल्ड वाइड ही पेट्रोल को, ऑयल को बड़ा ईज़िली, बड़ा ध्यान से सिक्योर करता है और उनको पता है कि इसका इंपोर्ट एक्सपोर्ट बहुत होता है। हम भी, हमारा देश भी काफ़ी देशों से इसको इंपोर्ट करता है। तो इस चक्कर में इसका ज़्यादा इसको ध्यान रखना ये बड़ा एसेंशियल है, और इतनी मात्रा में पूरे वर्ल्ड में पेट्रोलियम है ही नहीं कि हम इसको इससे बाहर कर सकें। और हमने ये भी देखा कि जिन कंट्रीज़ के अंदर इसको एसेंशियल कमोडिटीज़ में नहीं रखा गया, वहाँ इसकी मारामारी और इसकी वजह से एक बड़ा डिज़ास्टर वहाँ देखने को मिला है। और जब तक हमारे यहाँ ये इस तरह की कैटेगरी में है तो मुझे लगता है कि एक स्मूथली फंक्शनिंग पूरी देश के अंदर हमारी चल रही है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हेलो सर, मेरा एक सरल सा क्वेश्चन है कि जो एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट है उसमें कन्विक्शन रेट है जो बहुत लो है, इट इज़ एज लो एज 0.27%। तो आपको नहीं लगता कि ये बहुत लो है और एक लूप होल है? जी सर, अगर हम कन्विक्शन रेट की बात करें और कानून की बात करें तो कहीं कोई कॉन्ट्राडिक्ट तो नहीं है। ये बात ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में आते आते कन्विक्शन रेट लेस हो जाता है
क्योंकि बहुत पेचीदगियाँ हैं इस केस में। इस एक्ट में ना, जैसे मैंने पहले ही बताया कि पुलिस इंस्पेक्टर को सारी पावर दे रखी है, नॉट बिलो द रैंक ऑफ पुलिस इंस्पेक्टर। तो हर एक जो आपके प्रोविजंस दे रखे, हर एक चीज़ को आपको सैंपल्स लेने, किसी इंडिपेंडेंट विटनेस के सामने लेना, उसको स्टोर करना, वो करते करते कोई ना कोई आप एविडेंस मिस कर जाते हैं। और सारे केस में सबसे बड़ी ज़रूरत ही एविडेंस के ऊपर है, सारा केस एविडेंस के ऊपर चलता है। और वैसे भी जो ये चीज़ है कि इन्होंने जमाखोरी की, इन्होंने यहाँ सिक्योर किया हुआ है, इसको प्रूव करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। वैसे कानून तो बड़ा सख्त बनाया गया है, 6 महीने से 7 साल की सज़ा भी दे रखी है, ऊपर पेनल्टी भी है, पर प्रूव करते करते कभी कभार आगे एंड तक आते आते वो इसको प्रूव नहीं कर पाता, प्रोसिक्यूशन फेल हो जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं इस कानून ने एक डर भी पैदा किया है उन जमाखोरी करने वालों पर, कालाबाजारी वालों पर, कि एक कानून है जिसके तहत आपको सज़ा मिल सकती है। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। सर, जैसे कि अभी आपने बोला कि पेट्रोलियम को एसेंशियल कमोडिटीज़ में रखना ज़रूरी है, पर मैं ये जानना चाहती हूँ कि पेट्रोलियम की अब भारत में ज़रूरत क्या है। सरकार एक तरफ बिजली को बढ़ावा दे रही है, इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाले जो भी व्हीकल्स होते हैं, सोलर पावर होता है, इन सब को आजकल बढ़ावा दिया जा रहा है। तो सिवाय पेट्रोलियम के सोलर पैनल्स और इन सब चीज़ों को एसेंशियल कमोडिटीज़ में डाल देना चाहिए। पेट्रोलियम से पॉल्यूशन बढ़ रहा है, आजकल भारत का AQI बहुत हाई चल रहा है। तो जब एक तरफ सरकार प्रमोट कर रही है इलेक्ट्रिक कार्स चलाओ, सोलर पैनल्स चलाओ, और एक तरफ पेट्रोलियम को ही एसेंशियल कमोडिटीज़ में रखा गया है, और प्याज, टमाटर, दालें जो कि सच में एसेंशियल हैं, उनको हटा दिया गया है एसेंशियल कमोडिटीज़ से। तो इस पे आपकी क्या राय होगी? जिन चीज़ को डीनोटिफाई किया है, जैसे कि आप बताएं टमाटर और प्याज, हमारे देश में इसकी पैदावार काफ़ी ज़्यादा है, तो सरकार को पता है कि इसकी रिक्वायरमेंट इतनी है नहीं। मतलब अगर आप कितना भी सिक्योर कर लोगे, फिर भी हमारे जो देश की कल्टीवेशन है वो इतनी है कि और पैदावार हो जाएगी। दूसरी बात आपने की पेट्रोल की, आपकी बात ठीक है कि आजकल सोलर चीज़ें शुरू हो गई, इलेक्ट्रिक कार आ गई है, बट फिर भी अभी ये एमर्ज हुई है चीज़, सरकार एक नई कंसेप्ट से लाई है, इस पर भी टाइम लगेगा। जब हम उस स्टेज तक पहुंच जाएंगे जब पेट्रोल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तब हम इसमें डाल पाएंगे। बट एज ऑफ नाउ, आज के टाइम में पेट्रोल की बहुत ज़रूरत है, एंड इट हैज़ टू बी अंडर द कैटेगरी ऑफ कमोडिटीज़। और ये मुद्दा सिर्फ नेशनल नहीं है, अगर हम पेट्रोल की बात करते हैं तो इंटरनेशनली जब हम इसको देखते हैं और समझते हैं, जब भी कभी ओपेक की मीटिंग होती है तो अंदाज़ा हो जाता है कि पूरी दुनिया की नज़रें किस तरह उस पर टिकी हुई होती हैं। पेट्रोल के प्राइस का, क्रूड ऑयल का ऊपर जाना, नीचे जाना पूरी दुनिया पर असर डालता है। तो इसलिए अभी तक हमारी ये एसेंशियल कमोडिटीज़ के अंदर कायम है। आज भी इस कानून की ज़रूरत अपनी जगह है, और इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनकी डिमांड हमेशा रहेगी कि उनको रखना चाहिए, क्योंकि एक बड़ी आबादी है देश की, बड़ी ज़रूरत है, और ना सिर्फ हम अपने देश के लिए बल्कि हम अपने पड़ोसियों के लिए भी सोचते हैं, और ज़रूरत पर उनको वो चीज़ें हम प्रदान भी करते हैं, देते भी हैं, उनका ताउन भी करते हैं। सौरभ जी, अगर हम इस कानून की ही बात करें, वो कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो नज़र आती हैं आपको कि ये भी अभी एसेंशियल कमोडिटीज़ में आ जानी चाहिए? कोविड के अंदर एक सिचुएशन बनी और उसके अंदर ये लगा कि नहीं, अब ये जो मास्क और ये सैनिटाइज़र है ये सबको मिलना चाहिए, और वो भी जो उसके MRP हैं उस पर ही मिल जाए, ये नहीं कि वो 30-40 रुपये का सैनिटाइज़र और 100 रुपये से भी ऊपर के ज़्यादा का बिक रहा था। वो कौन सी चीज़ें आपको नज़र आती हैं जिनको अब इसमें शामिल करने की आपको लगता है कि आवश्यकता है? और जब हम पकड़ की बात करते हैं, लोगों को पकड़े जाने की, जहाँ आप कह रहे हैं कि लूप होल्स हैं, तो वो किस तरह से उसको दूर किया जाए? ये बात ठीक है, लेकिन जो फ़िलहाल जैसे हमारे देश में जो खाद्य पदार्थ है, जैसे दालें, सब्जियां और इस तरह की जो चीज़ें हैं, जैसे अनियन और टमाटो की बात चल रही थी, ये हो सकता है कि आने वाले टाइम में इसको वापस इसमें डाल दिया जाएगा, क्योंकि इसकी हमारी यूसेज बहुत ज़्यादा है। हर एक इंसान को सब खाना तो यही है हमारे लिए, बेसिक फूड तो यही है हमारा। तो अगर इसकी पैदावार, इसकी जमाखोरी शुरू होगी, इसको ज़्यादा सिक्योर कर लिया, इसकी स्कैसिटी होगी, तो हमें हर जगह पहुँचने में दिक्कत आ सकती है। और दूसरी बात यह है कि जो जैसे आपने कहा कि क्या इसके जो प्रोविज़न्स इसके वैसे तो बहुत ही टफ बना रखे हैं, काफ़ी एक्ट भी, काफ़ी पेनल्टीज़ भी काफ़ी लगा रखी है, पर जो जब सैंपल्स लेने की बात आती है तो वहाँ थोड़ा एक लूप होल हो जाता है। तो सैंपल अच्छी तरह से उसको कलेक्ट किया जाए, बड़ा ज़रूरी है। और दूसरी बात यह है कि इसको ट्रायल कोर्ट में ही, इसका जैसे जो आर्किटेक्ट ट्रायल कोर्ट से बनता है, वही इसकी एविडेंस पे सारी चीज़ें पहले ही आ जाए, ताकि एविडेंस आगे कमज़ोर ना हो पाए। सारा चीज़ एविडेंस पे चलता है, एक बार एविडेंस में सारी चीज़ें प्रोसिक्यूशन प्रूव कर देगा, सारी इसमें ड्यूटी प्रोसिक्यूशन की बनती है कि वही केस लेके आता है कोर्ट में और वही पेनल्टी की तरफ ले जाता है एक्यूज्ड को।
तो अगर वो प्रोसिक्यूशन अपना एविडेंस और अपने फैक्ट पूरे जो साथ लेके आए ट्रायल कोर्ट में, तो ये आगे के ज़रूर कन्विक्शन की तरफ जा सकता है। क्या कोई अथॉरिटी अगर बना दी जाए तो वो प्रोसेस को इजी करेगी, या अभी जो जुडिशियल सिस्टम सीधा है आपको लगता है कि ये इनफ है? अथॉरिटी तो वैसे ही पहले पुलिस वालों को और इनके से फूड अल्ट्रेशन वाले एक्ट के जो ऑफिसर्स होते हैं उनको करा हुआ है। मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर एंड फूड जो यहाँ का है सारा, ये जो एसेंशियल कॉमोडिटीज एक्ट है ये मिनिस्ट्री ऑफ फूड, कंज्यूमर एंड जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के अंडर आता है। तो उन्होंने पहले से ही सारे ऑफिसर्स को ये असाइन किया हुआ है, पर उसको ये है कि थोड़ी उनको और विजिलेंट करना है कि किस तरह से आपको सारे सैंपल्स को सिक्योर करना है और कहाँ कहाँ। जैसे जनरली आप देखेंगे कि छोटे तबके में जैसे जो नीचे जैसे गांव के लोग हैं वहाँ बड़ी लोग जमाखोरी कर लेते, जहाँ कभी ये पिक्चर में आ नहीं पाता। फिर गांव में फिर उनके रेट हाई होते हैं, एमआरपी से ऊपर बेचे जाते हैं। तो इनको थोड़ा विजिलेंट होना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ चीज़ें हो सकती है और किस किस चीज़ की जो एसेंशियल है वहाँ पे उसको ज़्यादा पकड़ में आए, ताकि उसकी ज़्यादा मात्रा में हर जगह पहुँच सके। कहाँ जाए कंप्लेंट करने के लिए? आपने गांव का एग्जांपल दिया, कहीं गांव में, देहात में अगर कहीं जमाखोरी होती है, काला बाजारी होती है, रेट बढ़ा दिए जाते हैं, कहाँ जाए वो? ये बिल्कुल इसके लिए पुलिस में कंप्लेंट होती है। ये प्रोविज़न है एक्ट के अंदर, आप इस पे एफआईआर करवा सकते हैं। लोगों इस पे इसमें आईपीसी की धारा भी लगती है, सेक्शन 3 और 7 कॉमोडिटीज एक्ट भी लगता है। इस पर पूरा सेम प्रोसेस है जैसे क्रिमिनल कोर्ट में होता है। जहाँ आपको ऐसा लगे कि इस तरह का कुछ किया जा रहा है, आप पुलिस कंप्लेंट कर सकते हैं। अगर हम सज़ा की बात करें, कोई ऐसा एग्जाम्पल जिसके अंदर कुछ बड़ी सज़ाएं दी गई हों ऐसे मामलों के अंदर, कहीं कोर्ट ने कुछ सख्त डिसीजन लिए हों या रिमार्क्स दिए हों इस ताल्लुक से? अभी लेटेस्ट इन्होंने सरकार ने एक अमेंडमेंट लेके आया है कि जहां इन्होंने पेनल्टी लगाई है, अगर वो पेनल्टी वो जो जिस पार्टी पे लगी है वो नहीं दे पाया तो उनको 15% और पेनल्टी लगाने का प्रावधान है। 15% पर एनम इंटरेस्ट भी लगाया जाएगा, जिससे वो सख्ती की गई है। ये अभी लेटेस्ट अमेंडमेंट आया कि विद पनिशमेंट ऑफ 7 ईयर्स ये पेनल्टी का प्रावधान इन्होंने ऐड किया गया है। हो सकता है आने वाले टाइम में और पेनल्टी बढ़ा दी जाए। क्या पेनल्टीज जो 1955 में थी आज 2023 में भी आपको लगता है कि वो पेनल्टीज एनफ हैं? पेनल्टी मेरे ख्याल से इनफ है, क्योंकि 7 साल का प्रावधान वैसे दिया गया है और ये इतना बड़ा क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है अगर आप कंपैरिजन टू आईपीसी करेंगे। क्योंकि आपने ज़रूर ठीक है कि आपका बहुत बेसिक एसेंशियल है जो सरकार जो हमारे देश की चीज़ है आप उसको सिक्योर कर रहे हैं, ये बात ज़रूर ठीक है। बट देखते हुए आप इन टर्म्स ऑफ डिफरेंस देखते हुए इतना जो इन्होंने प्रावधान दिया है ये सफिशिएंट है। ये सफिशिएंट है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। देश के लोगों के लिए यहाँ पर कानून है, सबके लिए इंसाफ बराबर है। हुकूमत की कोशिश है कि देश के हर नागरिक तक इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। हमारी कोशिश यही रहती है कि आपके लिए जो कानून है वो आप तक पहुँचाए जाएँ, उसकी जानकारी आप तक पहुंचाई जाए, ताकि आप कभी भी इंसाफ के हुसूल के अंदर महरूम ना रह पाएँ। हमारी आज की कोशिश भी ज़रूर कामयाब रही होगी और आज की इस पेशकश से आपने ज़रूर कुछ ना कुछ फ़ायदा हासिल किया होगा। आज के प्रोग्राम से मुतालिक आप अपने राय और मशवरे हमें ईमेल कर सकते हैं। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ अपने ख़ास मेहमान का, आपने आज की इस पेशकश में शिरकत की। हम फिर हाजिर होंगे किसी और मौजू के साथ। आज की इस पेशकश में फ़िलहाल इतना ही, इजाज़त दीजिए, आदाब। कुछ ख्वाब है, कुछ अरमान है,